आयुष्मान खुराना की वो फिल्म आपको याद है, डॉक्टर जी? उसमें एक बहुत ही अहम स्वास्थ्य मुद्दे को उठाया गया था। वो ठीक था कि एक मेल डॉक्टर गायनी डिपार्टमेंट में जाता है और वहां की पढ़ाई करता है, लेकिन एक बहुत ही अहम मुद्दा उसमें उठाया गया जिसमें दिखाया गया कि एक अच्छी सोसाइटी, पढ़े लिखे लोगों के बीच भी कॉन्ट्रासेप्टिव को लेकर मिथ्स थे। एक डॉक्टर दिखाए गए जिनके किसी के साथ संबंध थे और वो एंड उसको इस तरह से करते हैं कि जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो वो लड़की जो है वो गलत तरह के गर्भ निरोधन या मिसकैरेज के किसी केस को फेस करती है जो उसके लिए जानलेवा हो सकता है। हम कहते हैं ना कि फिल्में जो हैं वो समाज का आईना होती हैं, ये गलत नहीं है। ऐसे बहुत से केसेस होते हैं जिनमें महिलाओं को कई बार अपनी जान भी गंवानी पड़ती है और उसकी वजह सिर्फ एक होती है कि उन्हें सही गर्भ निरोधन के बारे में जानकारी नहीं होती। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमृता राजदान कौल। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू, शुक्रिया। और डॉक्टर से जानेंगे कि गर्भ निरोधन के बारे में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी पूरी जानकारी क्यों होनी चाहिए, किस तरह से अगर आपको जानकारी नहीं है तो अनचाहा गर्भ जो है वो आपके स्वास्थ्य के साथ साथ जानलेवा भी हो सकता है। तो डॉक्टर सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि गर्भ निरोधन जरूरी क्यों है। सबसे पहले तो मैं बिल्कुल तहे दिल से एक थैंक्स देना चाहूँगी अनीता जी को कि इस चर्चा का विषय ये गर्भ निरोधन लेके मेरे लिए एक अवसर है कि मैं अपनी सभी महिलाओं को और इनफैक्ट सबको ही अवेयर करवाऊं कि आपका हेल्थ आपके हाथ में है और ये सेक्सुअलिटी या जो यौन संबंध है या फिर जो रिप्रोडक्शन है ये हेल्थ का उतना ही ज़रूरी पार्ट है जितना ज़रूरी डाइजेशन, यूरिन पास करना, दिमाग का सोचना समझना, काम करना, मतलब हर चीज़ की तरह ये सिस्टम भी उतना ही ज़रूरी है और उतना ही प्राकृतिक है। ऐसा नहीं है कि यौन की जो इच्छा है वो अविश्वसनीय है, मतलब हम उसको डिस्कस नहीं कर सकते हैं, वो हमें मिथ इसे हटाना है। ये जानकारी और ये अब एजुकेशन का एक पार्ट अब बहुत बड़े तरीके से लॉन्च हो रहा है। जिस तरह से अनीता जी ने बताया कि हमारी पिक्चरें आईना होती है हमारी समाज का, तो ये एक डॉक्टर जी हैं, उसके बाद एक मूवी और आई थी जिसके थ्रू ये बताया गया था कि ये जानकारी अब आप बच्चों में भी वितरित कीजिए। और बच्चे ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्ल चाइल्ड, इवन मेल चाइल्ड में भी ये जानकारी इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से आपको अपनी सेक्सुअलिटी को सेफ रखना है और उसके साथ साथ अपने हेल्थ को मेंटेन करना है। तो जो ये गर्भ निरोधन है या जन्म संबंधी जो नियंत्रण की प्रक्रियाएं हैं या उपयोग हैं या उसके लिए जो भी मेथड्स हैं, इनकी जानकारी देने में मैं आज यहाँ पे आई हूँ। तो हम शुरू करते हैं इस पे कि गर्भ निरोधन क्या है और ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है कि लोगों को इसके बारे में जानकारी हो। गर्भ निरोधन वो सब तरीके होते हैं जिससे कि अनचाहे गर्भ को रोका जा सकता है या जन्म नियंत्रण के जितने भी प्रकार के तरीके इस्तेमाल होते हैं वो इसमें आते हैं। इसको परिवार नियोजन भी बोला जाता है, लेमैन लैंग्वेज में आप इस तरह बोल सकते हैं। और बहुत सारे मेथड्स इसमें अवेलेबल हैं, बहुत तरीके हैं जो आपके अपने रीच में हैं और बहुत कंफर्टेबली आप यूज़ कर सकते हैं। हालांकि अब तो बहुत सारा सोशल मीडिया और हमारी गवर्नमेंट ने भी इसको बहुत ज़्यादा इस परिवार नियोजन को अपनी सारे प्रोग्राम्स में इंक्लूड किया है, जिसमें हार्मोनल तो मेथड है ही हैं, जिसमें टेबलेट्स हैं, इंजेक्शंस हैं और रिंग्स आती हैं जो वजाइनल रिंग्स इंसर्ट होते हैं, और कुछ ऐसे इंजेक्शंस हैं जो इम्प्लांट के फॉर्म में स्किन के अंदर डाले जाते हैं। ये सब तो हार्मोन के तरीके हैं। जो कम उपयोगी या कम असरदार तरीके हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो बाधा रोधक तरीके या जिनको हम बैरियर भी बोला जाता है, जिसमें सबसे कॉमन कॉन्डम है जो एक तरह का मेल गर्भ निरोधन का तरीका है। फीमेल्स के लिए इसी में डायफ्राम, स्पर्मिसाइडल जेलीज, इस तरह की चीज़ें आती हैं। इसके अलावा कुछ नेचुरल तरीकों का भी उपयोग किया जाता है जिन्हें प्राकृतिक और व्यवहारिक तरीके बोला जाता है। महिलाओं में यूजुअली ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल या जो मासिक धर्म के वो दिनों को सुनिश्चित करना होता है जिनमें कि सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसी के चांसेस रहते हैं। उन दिनों में आपको अवॉइड करना होता है यौन, या अगर आपको करना भी हो तो उसमें फिर पुरुष के जो व्यवहारिक तरीके आते हैं जिसको कोइटस इंटरप्टस भी कहते हैं, या संकलन से पहले लिंग को हटा देने को कहा जाता है, जिसमें कि शुक्राणु का डिपोजिशन
वजाइना में होता नहीं है। इसके अलावा जो बहुत सेफ और बहुत इजीली और जिसके लिए कोई भी आपको याद नहीं रखना है पर डे के हिसाब से कि मेरे को दवाई लेनी है, मेरे को इंजेक्शन लगाना है, मेरे को रिंग चेंज कराना है, वो इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस माना जाता है या उनको यूट्रस के अंदर ही इम्प्लांट करने वाले डिवाइसेस बोले जाते हैं, जो 3 से 5 साल तक के लिए होते हैं और सच मानिए बहुत इफेक्टिव और बहुत सेफ डिवाइसेस हैं। हाँ, डेफिनेटली आपको अपने एक्सपर्ट के साथ जाके उसके साथ अपना पूरा केस डिस्कस करना होता है, जैसे कि एज के साथ चलते चलते कभी बीपी, शुगर, थायराइड और भी कोई से समस्याएं आते हैं या स्त्री से संबंधित जो फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस, ओवेरियन सिस्ट, कई तरह की और चीज़ों का समस्या का समाधान आपको करना पड़ता है, बट उनके लिए भी ये तरीके बिल्कुल सेफ हैं। आप जाइए, मिलिए और इनमें से जो भी तरीका आपकी स्वास्थ्य और आपकी चॉइस के हिसाब से आपको लगता है वो आप लोगों को बता दिया जाएगा और आप इस्तेमाल करेंगे। जरूरी क्यों है ये गर्भ निरोधन? क्योंकि ये आपको एक आज़ादी देता है ये यौन करने से पहले कि ये नहीं सोचना पड़ेगा कि क्या मैं वापस से गर्भ तो नहीं धारण कर लूंगी। आज की डेट में, आज के समय में एक बच्चा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये नहीं है कि बच्चा करना कोई मुश्किल काम है, बच्चा करना बहुत आसान काम है, पालना उसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। और हर कपल यही चाहता है कि वो अपनी लाइफ एंजॉय करें और इस एंजॉयमेंट के लिए उनको गर्भ निरोधन एक वो फ्रीडम प्रोवाइड करता है जिसमें कि वो बचे रहेंगे एक अनचाही प्रेगनेंसी से और एक एबॉर्शन के स्ट्रेस से। कुछ लोग जो हैं कुछ घरेलू नुस्खे भी अपनाते हैं अनचाहे गर्भ से बचने के लिए, वो कितने कारगर होते हैं या नहीं? कोई ऐसे घरेलू नुस्खे या नेचुरल रेमेडीज नहीं है जिनसे आप नेचुरल घरेलू नुस्खे नहीं होते हैं, मैं फिर वही बताऊंगी, व्यवहारिक तरीके हैं, मतलब जिनको नेचुरल मेथड्स बोला जाता है। एक तो है कि आप कीजिए ही नहीं इंटरकोर्स तो ठीक है, प्रेगनेंसी हुई नहीं। एक तो पुरुषों से संबंधित जो हमने कोइटस इंटरकोर्स बताया कि जिस समय आपका संकलन होना है तो आपको लिंग बाहर निकालना है। और दूसरा ये होता है कि जो वो फर्टाइल डेज फिक्स होते हैं एक फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल के, पहले समय में क्या होता था, उनको मोतियों की माला दी जाती थी और उन मोतियों की माला में अलग अलग रंग होते थे और उन दिनों के लिए एक अलग रंग होता था और हर फीमेल को ये बताया जाता था जब तुम्हारी मोती की माला की काउंटिंग में ये वाले रंग आएंगे, इन दिनों में नहीं आपको संबंध बनाना है। उनको डरा के रखा जाता था कि इन दिनों में संबंध बनाने से कोई भी देवी प्रकोप हो जाएगा और इस तरह से किया जाता था। तो एबॉर्शन के कुछ, हाँ, एबॉर्शन के घरेलू नुस्खे हैं जो अभी भी हैं, मतलब इस्तेमाल किए जाते हैं रूरल एरियाज में और इफेक्टिव भी हो सकते हैं क्योंकि वो सब में एक्सट्रैक्ट उन्हीं चीजों का होता है जो दवाइयां हम अदरवाइज प्रोसेस्ड करके यूज करते हैं। बट कंट्रासेप्शन के लिए घरेलू नुस्खे गर्भ निरोध के लिए नहीं है। मेथड्स हैं जिनको बाय डिफॉल्ट नाम दिया जाता है कि भाई ये घरेलू नुस्खा है, कि वो माला लगा ली है कि किसी देवी का प्रकोप ना हो, वो दिन अवॉइड करो इंटरकोर्स। अभी आपने बताया कि अबॉर्शन के लिए कुछ घरेलू नुस्खे इस्तेमाल किए जाते हैं, वो क्या होते हैं, किस तरह से इफेक्टिव होते हैं, मतलब कैसे यूज करते हैं उनको? ये यूज करने का प्रोसेस तो वही है कि जैसे जो कैस्टर ऑयल को देखा जाता है, जैसे कि अगर वो बहुत ज्यादा पी लेते हैं तो क्रैम्पिंग होती है, तो क्रैम्पिंग इज अ प्रोसेस टू स्टार्ट, वो आपका प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है अबॉर्शन का और एक्सपल्शन का। उसी तरह से जैसे कुछ सीड्स के एक्सट्रैक्ट हैं, जैसे पपीता मना किया जाता है, तो पपीता पर से हैजार्डस नहीं होता है बट उसके सीड्स में अबॉर्टिफिकेशन होते हैं जी, बट वो कितनी क्वांटिटी में कैसे लेना है नो, पर वो सुरक्षित नहीं है, उसके लिए तो डॉक्टर के पास ही आपको जाना होगा। हाँ, वो सुरक्षित नहीं है क्योंकि उसमें कोई सेफ्टी और गारंटी नहीं है कि कितना % सक्सेस रेट है उससे, और दूसरा कि महिला कितनी देर का गर्भ धारण किए हुए है वो भी सुनिश्चित करता है कि उसका अबॉर्शन कितना सेफली और कैसे हो सकता है। गर्भ जितना ज्यादा बढ़ता है ब्लीडिंग का चांस बढ़ता है और गर्भपात होने की समस्या मतलब वो अधूरी रह सकती है क्योंकि गर्भ ज्यादा है और अधूरे गर्भ के साथ महिला को ब्लीडिंग तो है ही है, इन्फेक्शन और शॉक वगैरह भी बहुत कॉमनली हो सकता है। जी ठीक है, आपने मेथड की बात की थी, नेचुरल मेथड्स जो हैं क्या वो पूरी तरह सुरक्षित हैं कि उनके भरोसे आप रह सकते हैं कि हम ये 2 या 3 नेचुरल मेथड्स हम यूज कर रहे हैं? पूरी तरह सुरक्षित और इफेक्टिव मेथड जो ऐसे मैंने बताया, हार्मोनल कंट्रासेप्शन या जो इसके अंदर यूट्रस के अंदर इम्प्लांट किए जाते हैं कॉपर टी या
IUCD जिसको बोलता है, सबसे अच्छा सक्सेस रेट उन्हीं का है। बट ये जो बाकी सब व्यवहारिक या प्राकृतिक मेथड है, इसमें फेलियर रेट बहुत ज्यादा होता है। इनफैक्ट जो कॉन्डम है या बैरियर या बाधा वाले मेथड है, उनमें भी सक्सेस रेट हार्डली 60 to 70% ही होता है। आपको समझना पड़ेगा, अगर एक तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको इस्तेमाल करने के तरीके से भी उस तरीके के कितना सक्सेस होने का है वो निर्भर करता है। और हर किसी का IQ लेवल पे वो अपने तरीके से इस्तेमाल करता है। अब गिनती करनी है, एक सिंपल गिनती है कि आपके मेंसेस के वो दिन जिनमें आपके प्रेगनेंसी के चांसेस हैं, हम बता देते हैं गिनती ऐसे कीजिए, बट दैट इज फॉर ए फिक्स टाइम पीरियड। जैसे आपका 28 दिन का साइकिल है तो गिनती के वो दिन सक्सेस में आएंगे। अगर आपका यही साइकिल 35 दिन का हो गया तो वो गिनती के दिन बढ़ाने पड़ेंगे आप। हाँ बिल्कुल। तो ये साइकिल को पता करने का भी कोई तरीका है या कोई टेस्ट है कि आपके ये वाले दिन जो है आप मोस्ट फर्टाइल हैं इन दिनों में? वो तो खैर बहुत सारे आपके ब्लड टेस्ट हैं, अल्ट्रासाउंड्स हैं, बट वो एक साइकिल के लिए फिक्स हो सकते हैं। आपका साइकिल टू साइकिल हम उससे एक एवरेज निकालते हैं और उसको फॉलो किया जाता है। जैसे एवरेज 28 डे वाले साइकिल की फीमेल के लिए डे 8 to 18 ये 10 दिन सबसे ज्यादा पॉसिबल है। मतलब इसमें जो फर्टिलिटी रेट है बहुत हाई होता है इन दिनों में। आप इसको और थोड़ा और अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो? मतलब मान लीजिए किसी के पीरियड फर्स्ट को आए हैं, किसी भी मंथ के, तो अब कौन से दिन उनके लिए? तो डे 8 आपको काउंट करना है। जब आपका ये मासिक धर्म आया है, पहले दिन से काउंट कीजिए। फर्स्ट को आया है तो डे 8, हाँ उसी दिन से गिनती शुरू होगी। तो डे 8 आपका 7 तारीख या 8 तारीख बनेगा। उससे आगे 10 दिन, तो 8 से 18 ज्यादा चांसेस हैं प्रेग्नेंट। फर्टाइल डेज है, दीज आर द फर्टाइल डेज। या सबसे ज्यादा गर्भ रुकने की संभावना इन दिनों में है, क्योंकि इन दिनों में एग पोषित होता है और रप्चर होके प्रेगनेंसी के लिए अवेलेबल होता है। ठीक। और वो कौन से दिन है जो सेफ माने जा सकते हैं? पहले का हफ्ता, आखिर का हफ्ता, इन्हीं दिन। अगर 28 दिन का साइकिल है, 4 हफ्ते का साइकिल हो गया, तो पहले के 7 दिन सेफ है, बीच के 10 दिन सेफ नहीं है और आखिर के बचे हुए दिन सेफ है। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन। ठीक है, बढ़िया। आपने बात की कॉपर टी ही कहेंगे उसे, जैसे आप कह रहे हैं। हाँ, IUCD भी बोलते हैं उनको, या अंतर गर्भाशयी जो चीजें हैं रखने के लिए, मतलब यूट्रस के अंदर इम्प्लांट किया जाता है। तो उसको थोड़ा बताइए कि वो महिला, क्योंकि महिलाओं में ये बहुत होता है कि अगर हमने कोई ऐसा डिवाइस अपने अंदर इंसर्ट कराया, एक डर रहता है। और ये डर सोसाइटी में वैसे भी पढ़े लिखे लोगों में भी है कि अगर मैंने अपने अंदर कुछ डलवा दिया तो फिर क्या, मैं इसे, मेरा वजन बढ़ जाएगा, वेट गेन सबसे बड़ा एक इशू होता है। अगर ये अंदर पेट में चली गई तो क्या होगा, अगर ये बाद में निकल नहीं पाई तो क्या होगा, अगर इसमें मेरे को पीरियड कम आए तो क्या होगा, अंदर जहर इकट्ठा हो जाएगा। बहुत सारी चिंताओं के साथ फीमेल्स हमारे साथ आती हैं, महिलाएं आती हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ जानकारी उन्होंने कहीं ना कहीं से गैदर की होती है। बट ये जानकारी ज्यादातर गलत और मिस डायरेक्टिंग है, मतलब आपको सही ना बता के आपको गलत दिशा में लेके जाती है। सही तो ये है कि बहुत सेफ प्रोसीजर है और OPD में होने वाला प्रोसीजर है और पेनलेस है, आउट ऑफ ऑल थिंग्स। इसमें कोई दर्द, कोई आपको ब्लीडिंग कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये उसी माउथ ऑफ यूट्रस या गर्भाशय के ओपनिंग से जाता है जहां से आपको हर महीने मासिक धर्म आता है या जहां से आप डिलीवरी के समय गर्भ से बच्चे को जन्म देती हैं। तो वो रास्ता ऑलरेडी ओपन ही होता है, उसको खोलने का हमें कुछ नहीं करना होता है। बस क्लीन करके जैसे ही आपका मासिक धर्म खत्म होता है आप आके मिलिए, क्योंकि उस समय सबसे सॉफ्ट होता है माउथ ऑफ यूट्रस। और बहुत छोटा सा एक डिवाइस होता है, डालने के लिए जरूर एक पीछे पेन शेप का बहुत ही या रिफिल शेप का एक ट्यूब होता है जिसके अंदर वो डिवाइस लोडेड होता है, और उस ट्यूब को हम अंदर डालते हैं और डिवाइस को पुश कर देते हैं, वो आराम से यूट्रस के अंदर सेटल हो जाता है। हाँ, हर महीने आप पहले 3 महीने के लिए चेकअप के लिए जरूर आइए, ताकि आप भी समझिए कि इस चीज को आप खुद कैसे चेक करेंगी। डॉक्टर भी 1-2 बार चेक करेंगे आपका कैसे मासिक धर्म आ रहा है, इसके साथ आप पूरा डिस्कस कीजिए। और 3 महीने के बाद जैसे ही सेटल हो जाती हैं चीजें, वो चीज भी उधर सेटल है, आप भी सेटल हैं उसकी प्रेजेंस के साथ, आप 5 साल तक बिल्कुल निश्चिंत होके रहिए। हर महीने चेक कीजिए मासिक धर्म के बाद और निश्चिंत होके कीजिए। इसमें ना कोई दवाई खानी है, ना भूल गए तो क्या होगा, और एक ही जगह 2 खा ली, 2 दिन नहीं खाई। तो ये इन सब चीजों किस तरह से करते हैं?
ये कॉपर रिलीजिंग डिवाइसेस हैं। इसमें कॉपर वहां पे एक टी शेप का, ऐसे एक टी शेप का एक बना होता है अपैरेटस, जहां से वो कॉपर थोड़ा थोड़ा निकलता है। ये कॉपर बॉडी के लिए सेफ है। जैसे कि आप देखते होंगे तांबे के केटल में पानी पीजिए, वो सब भी, वो तो हम कॉपर की बनी होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और ये बिल्कुल स्टेराइल तरीके से बने हैं, स्टेराइल तरीके से डलता है और बिल्कुल सेफ है। ये थोड़ा थोड़ा कॉपर वहां पे रिलीज होता रहता है। 3 इयर्स के लिए भी आता है, 5 इयर्स के लिए भी आता है और अब 10 इयर्स वाला भी आता है। तो ये थोड़ा थोड़ा वहां रिलीज होकर लाइनिंग पे कवर करता है, जिसमें लाइनिंग में वैसी चेंजेस करता है। लाइनिंग मतलब जो गर्भाशय के अंदर की लाइन है, जिसके ऊपर प्रेगनेंसी आके बैठेगी और वहां पे पनपेगी, वहां पे वो वैसी चेंजेस करता है जहां पे वो अंडा आके पनप नहीं पाता है। अब अगर वो अंडा आ भी गया और वो कोशिश भी करेगा और वहां से शुक्राणु भी आया, तो ये शुक्राणु को अंडे के साथ फर्टिलाइज नहीं होने देगा। तो ये 2-3 लेवल पे काम करता है, जिससे कि प्रेगनेंसी नहीं होने की संभावना और ज्यादा गहरी हो जाती है। इन एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, जैसे इमरजेंसी कंट्रासेप्शन या इमरजेंसी गर्भ निरोध, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, आई पिल या पिल 72, बहुत कॉमन है, बहुत इजीली मिल जाता है, फीमेल्स लेके खा लेती हैं। उसकी जगह अगर इसी को इस्तेमाल किया जाए 72 घंटे के अंदर, विद इन 72 आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, मतलब जिसमें आपने किसी तरह का प्रोटेक्शन नहीं ले पाए हैं, या अगर आपने प्रोटेक्शन लिया है वो ब्रीच हो गया है, अगर आप इसी को यूज करते हैं विद इन नेक्स्ट 5 डेज, 72 घंटे से 5 डेज तक, दिस इज वेरी इफेक्टिव। तो मतलब अगर वो इनिशियल प्रेगनेंसी है भी, क्योंकि आईपीएल तो नॉर्मली इसी तरह से लिया जाता है कि कहीं ये ना हो कि मैंने कंसीव किया हो तो मैं खा लेती। तो आईपीएल का भी काम वही है कि वो हार्मोन जो पूरे मंथ का होता है वो कंडेंस करके एक ही टेबलेट में डाला गया है। आप पूरे मंथ का हार्मोन खा रही हैं। वो खाते हुए कोई नहीं सोचता है कि हम वो हार्मोन की कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं। राइट। हाँ, बट अदरवाइज तो बहुत क्वेश्चंस हैं। बट दैट सिंगल टेबलेट एक गोली में पूरा मंथ के हार्मोन का क्रश करके कंडेंस करके दिया जाता है कि अगर वो एग मैच्योर हो गया है तो वो वहीं पे रुक जाए, और अगर वो मिल भी रहा है शुक्राणु से, क्योंकि इंटरकोर्स तो हो गया है, आपने तुरंत तो खाई नहीं, आपको सडनली याद आया कि यूरिन टेक प्रोटेक्शन या प्रोटेक्शन ब्रीच हो गया, तो मे बी आफ्टर 10 आवर्स 12 आवर्स, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी कि आपके आगे पीछे कितना वो है, फार्मेसी है अवेलेबल है, तो खाने में कहीं 24 घंटे भी हो जाते हैं, फिर भी शुक्राणु तो रिलीज हो गया है, वो तो मिल सकता है। तो वो कोशिश रहती है उस दवाई की कि वो अब उसको फर्टिलाइज ना कर पाए, और फर्टिलाइज हो गया तो वहां पे वो इम्प्लांट ना हो पाए। ठीक, एक एक करके सारे मेथड्स को ही समझते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपने पैचेस के बारे में बात, हाँ जी, उनको भी थोड़ा डिस्क्राइब करें कि वो कौन ले सकते हैं, किस तरह से वो इफेक्टिव हैं। पैचेस हर वो महिला जिसको किसी तरह की और समस्या, जैसे ब्लड प्रेशर की, माइग्रेन की, या लिवर की कोई समस्या ऐसी है, या कोई क्रॉनिक हार्ट इलनेस या कुछ ऐसा है, जिनको ये सब नहीं है, या जो कोई भी और हार्मोनल विधि यूज कर रहे हैं गर्भ निरोधन के लिए, वो ये पैचेस यूज कर सकते हैं। पैचेस, पिल, इंजेक्शन, इम्प्लांट, ये सब अलग अलग तरीकों से वही हार्मोन्स आपकी बॉडी में डालने के तरीके हैं और कुछ नहीं है। पैच है, बट वो आपको पैच यूज करना आना चाहिए। वो पैच आपको शरीर के किस भाग में लगाना है वो आपको पता होना चाहिए। पैच की एफिकेसी इसी पे है कि वो आपके शरीर के जिस भी भाग के साथ चिपका हुआ है वहां पे अच्छे से वो वहां पे एडेशन में रहे, ताकि उसकी दवाई आपके स्किन के थ्रू आपके ब्लड में पहुंच पाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये लिमिटेशन हो जाता है, क्योंकि अगर अब जैसे हमारे यहाँ पे थोड़ा सा वेदर ऐसा रहता है कि ये स्वेटी हो जाता है, थोड़ा ह्यूमिड हो जाता है, तो हमारे इस कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत इफेक्टिव नहीं रहते हैं। अच्छा, पैचेस जो हैं वो इंडिया के एटमॉस्फेयर के, हाँ, क्लाइमेट और वेदर कंडीशंस के हिसाब से बहुत इफेक्टिव नहीं है, इसलिए बहुत प्रमोशनल भी या बहुत यूज नहीं हो रहे हैं। बिकॉज आप वही दवाई दे रहे हैं, लेकिन वो अगर पहुंच नहीं रही है तो उसका गर्भ निरोध का इफेक्ट तो आपके ऊपर पूरा आएगा नहीं। आपने एक रिंग की बात की थी। हाँ जी, हाँ जी, उसके बारे में बताएं थोड़ा। फिर से वही बताऊंगी, तरीका वही है, वही हार्मोन्स हैं, बट वो हार्मोन्स किस तरह से आपकी बॉडी में जा रहे हैं ये उसके अलग अलग तरह के तरीके हैं। अब जैसे पैच इफेक्टिव नहीं है, इंजेक्शंस लेना नहीं चाहता है मरीज की, नहीं मेरे को तो इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, गोली मैं रोज नहीं खा सकता हूँ, भाई मैं गोली नहीं खा पाऊंगा रोज, मेरे को याद नहीं रहती है, तो ये रिंग आता है जिसके अंदर यही दवाइयां लोडेड होती हैं, और इसको वजाना के अंदर डाल दिया जाता है। जैसे मासिक धर्म, आपका मेंसेस जैसे खत्म हो गया, ये रिंग अंदर डाल दी जाती है, और
अगले मेंसेस के बाद आपको ये रिंग दोबारा से नहीं लेनी पड़ती। अच्छा, चेंज ये करनी हर पड़ती महीने है। आपको हाँ, मतलब ये 1 मंथ का कोर्स है। जैसे आपका पिल्स का 1 साइकिल का कोर्स 1 मंथ का या 21 डेज का होता है, उसी तरह से ये होता है। वो 1 मंथ का कोर्स के लिए खत्म होगी, फिर आपको निकाल के नई रिंग डालनी है। अब उसमें मरीज का कितना कंफर्टेबल है वो उस रिंग के साथ इंटरकोर्स करने में, उस रिंग के साथ उसको डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, क्या वो अपना हाइजीन मेंटेन कर पा रहा है कि अगर वो रिंग अंदर है तो कहीं उसको किसी तरह का इन्फेक्शन का संभावना तो नहीं रही। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इन्हीं दवाइयों को अलग अलग तरीके से देने के सक्सेस के चांसेस को डिफाइन करती हैं। अब जैसे अगर कोई मेंस्ट्रुअल कप यूज करते हैं तो हाँ जी, रिंग बिल्कुल सही बोला प्रॉब्लम आपने। क्रिएट कर पाएगी। तो मेंस्ट्रुअल कप नहीं, मेंस्ट्रुअल कप को यूज करने वाले को रिंग प्रॉब्लम नहीं करेगी। उल्टा जो मेंस्ट्रुअल कप यूज कर रहा है वो कंफर्टेबल होगा रिंग यूज करने के लिए। ओके, क्योंकि आपको वजाइना के अंदर में डालना है, आपको योनि के रास्ते में कुछ चीज प्लेस करना है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है उस प्रोसीजर के तो आप रिंग या मेंस्ट्रुअल कप भी नहीं डाल सकती हैं। तो जिन लोगों ने कॉपर टी या जैसे आपने बताया कोई ऐसी डिवाइस इंसर्ट कराई है, मुझे लगता है अगर वो मेंस्ट्रुअल कप यूज कर रहे हैं तो उनको जरूर ये डाउट आएगा कि क्योंकि वो सक्शन से काम कर रहा है तो नहीं, वो कहीं सक्शन उसके से काम नहीं कर रहा placement में है। जो उसकी सक्शन है वो आपके योनि की दीवारों पे है। हाँ, यूट्रस एक अलग ऑर्गन है और वजाइना एक अलग ऑर्गन है। जो वजाइना है वो एक ऐसे कैनाल है जिसके अंदर यूट्रस आके ओपन हो रहा है बस। जो आपका मेंस्ट्रुअल कप है वो वजाइना की दीवारों पे नेगेटिव सक्शन से अटैच होता है। जो कॉपर टी है या जो मैं IUCD बता रही हूँ वो यूट्रस के अंदर जाके प्लेस हो रही है। जो ब्लीडिंग आएगी वो तो नीचे कप में सिर्फ कलेक्ट हो रही है। कप अटैच हो रहा है वजाइना के वॉल से, क्योंकि आप देखिए अगर कप का साइज एडिक्वेट नहीं होगा तो वो बाहर निकल आएगा। तो साइज की एडिक्वेसी किसके साथ है? यूट्रस के साथ नहीं है, वजाइना के साथ है। जो योनि का रास्ता है, जो इंटरकोर्स का रास्ता है, उसके साथ है कप का साइज। तभी वो 3 साइजेस में आता है, क्योंकि वो अनमैरिड भी यूज करती हैं। जिनमें इंटरकोर्स नहीं हुआ हो वो उनके लिए भी मेंस्ट्रुअल कप है, उसमें स्मॉल साइज है, तो उनके लिए ज्यादा कंफर्टेबल है रिंग यूज करना। और कॉपर टी तो यूट्रस के अंदर है, उसका वजह बहुत अच्छा डाउट आपने रेज किया है। ये डाउट तो हमारे मन में भी नहीं आ सकता था कि somebody will be scared कि अगर मैंने कॉपर टी डाली और मैं मेंस्ट्रुअल कप यूज कर रहा हूँ तो उसके साथ वो इंटरफेयर ना करे। ठीक, आपने आईपिल की बात की। आईपिल का कुछ ऐसा होता है कि आप साल में 6 ले सकते हैं या 4, कुछ ऐसा फिक्स नंबर है कि नहीं अगर आप बहुत ज्यादा ले अनीता देखिए ये एक चीज मैसेज पहुंचाना बहुत जरूरी है। आईपिल या पिल 72 इमरजेंसी कंट्रासेप्शन, मतलब तात्कालीन गर्भ निरोध। इमरजेंसी कब यूज की जाती है ना? जैसे हमारा एक रेगुलर इनकम मेरा आ रहा है, ठीक है, ये सब वो खत्म हो गया तो इमरजेंसी फंड्स की ओर जाऊंगी। जब तक मेरा रेगुलर इनकम नहीं है मैं इमरजेंसी फंड्स को हाथ नहीं लगा सकती हूँ। उसी तरह से अगर आपका रेगुलर गर्भ निरोध का तरीका नहीं है तो आप इमरजेंसी कंट्रासेप्शन लेने का कोई आपका अधिकार ही नहीं है। इट्स अ टोटल मिसनॉमर कि आप इमरजेंसी कंट्रासेप्शन जब मर्जी हो तब ले लीजिए। हाँ, मतलब नहीं ले पाएंगी आप। सपोज आपका डे 14 है, जो मैंने बताया सबसे फर्टाइल डेज में से एक डे है, डे 8 to 18। आपको लगा कि अब हो गया, चलो ले ली टेबलेट, वो नहीं काम करेगी। कर ही नहीं सकती है काम, चाहे आपने कितनी जल्दी भी खा ली, क्योंकि उस समय जो आपका एग बनने का प्रोसेस है, जो फर्टिलाइजेशन है, वो सबसे पीक पे है। उसमें वो टेबलेट का डोज भी कोई काम नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप एक साल में कितनी इमरजेंसी पिल्स खा सकती हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। आप इमरजेंसी पिल तब खाइए जब आपका रेगुलर कंट्रासेप्शन या गर्भ निरोध के तरीके में कोई डाउट है, या आप ले नहीं पाई हैं, या उसमें कोई ब्रीच हुआ है। इमरजेंसी इज इमरजेंसी, यू कैनॉट एक्सप्लॉइट। आप उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करके बच नहीं सकती हैं। तो अगर आपने ऐसे सिचुएशन में ले लिया, सपोज कीजिए कि कंसीव कर चुके हैं आप और आपने आईपिल भी ले ली है, तो वो सेहत पे कितना नुकसान? नहीं, सेहत पे कोई नुकसान नहीं है। वो आपने कंसीव कर लिया। अगर आप कंटिन्यू करना चाहें, उससे फीटस पे भी असर नहीं है। उसका अगर असर आएगा तो आप ब्लीड करके अबॉर्ट कर जाएंगी। प्रेगनेंसी नहीं रोकेगा वो तब उस फर्टाइल डे में। प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। हाँ, ये है कि अगर ब्लीडिंग स्टार्ट होगी तो आप अबॉर्ट कर सकती हैं, और अगर ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं हुई
तो आपका फीटस सेफ है, आप कोई एबनॉर्मलिटी भी नहीं होगी, आप कैरी करना चाहें तो कैरी कर सकते हैं। ओके। आपके हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं है, बट इट्स आपकी मानसिकता पे तो असर आएगा। आप क्या सोच के बैठे कि बस अब मेरे तो नेक्स्ट पीरियड आ जाएंगे। आपके नेक्स्ट पीरियड नहीं आते हैं, आप फिर भी सोचते चलो शायद दवाई खा ली थी, आपने और वेट कर लिया जब तक वो प्रेगनेंसी 2 महीने की हो गई। सबसे बेस्ट तरीका तो फिर से वैसे ही बताऊंगी, मरीज के स्वास्थ्य, मरीज की अपनी जो चॉइसेस हैं और अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से हैं। 2 एग्जांपल्स देती हूँ। फॉर एग्जांपल कोई हाई एंड सोसाइटी की फीमेल है हु इज इनटू ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और ठीक है मल्टीपल पार्टनर्स हैं, तो उनके लिए वी हैव टू थिंक कि जो हार्मोनल कंट्रासेप्शन है वो हम एडवाइस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगेन मैं बताऊंगी हार्मोन्स के लिए हमें रूल आउट करना है कि उनके लिवर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्रिंकिंग, स्मोकिंग नहीं होना चाहिए प्रेफरेबली, क्योंकि ये चीजें हार्मोन्स के जो डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म उसको इफेक्ट करती हैं। तो गर्भ निरोध तो मिलेगा नहीं, उल्टा इन हार्मोन से और साइड इफेक्ट होने की संभावना बढ़ेगी। वो अपना लाइफस्टाइल नहीं छोड़ना चाह रही हैं, मल्टीपल पार्टनर भी हैं। तो इस प्रोटेक्शन के लिए जो मैंने आपको बताया, कॉपर टी या IUCD सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि उसमें कोई हार्मोन नहीं है, यूट्रस के अंदर पड़ा है, साइलेंटली इट विल कीप वर्किंग। आपको याद भी नहीं रखना है कि मैंने दवाई खाई या नहीं खाई। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, बीइंग मल्टी पार्टनर, उसके लिए जरूरी है कि वो कॉन्डम या डायफ्राम भी यूज करे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है कॉन्डम डायफ्राम का। ये STDs या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस या STI से बचाता है। कोई और गर्भ निरोध का तरीका इन चीजों से, इन डिजीजेस से बचा नहीं सकता है। प्रेगनेंसी से बचाएगा, बट इसमें एक ये एडिशनल बेनिफिट है, ये आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस से प्रोटेक्शन देता है। तो ये एक तरह की फीमेल है। दूसरी है रूरल फीमेल है कि दवाई तो खा लेती हूँ, कभी भूल जाती हूँ, कभी उल्टी आ गई, कभी चक्कर आ गया तो दवाई नहीं खाई, कमजोरी होगी। अगेन उनके लिए भी कॉपर टी सबसे बेस्ट है। कोई उल्टी चक्कर की समस्या नहीं है, क्योंकि आपके ब्लड में जा नहीं रहा है, किसी तरह का हार्मोनल इन्फ्लुएंस नहीं है। आपको चक्कर आने की वजह से वो एक दिन भी काम ना करें अपने खेतों में, तो उनके लिए तो बहुत बड़ा नुकसान है। हम हॉस्पिटल, ऑफिस से एक दिन छुट्टी ले लें, चल जाएगा, हम पे हो जाते हैं, लेकिन उनके लिए ये नुकसान झेलना, भरपाई करना मुश्किल है। तो उनके लिए फिर से कॉपर टी या IUCD। सो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कॉपर टी और IUCD सेफेस्ट मेथड है, क्योंकि नॉन हार्मोनल है, आपको खानी नहीं है, आपके ब्लड में नहीं जा रही है, आपके यूट्रस के अंदर सेफली है, 5 साल तक की प्रोटेक्शन है, आपके पीरियड्स के साथ इंटरफेयर नहीं करती है। इंटरफेयर कर सकती है पहले 3-4 महीने के लिए, जिसके लिए मैंने कहा आपको सर्वेलेंस में रखना है, चेकअप्स के लिए आना है, और अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा जब तक कि आपकी बॉडी के साथ एडजस्ट होके, आप इसके साथ एडजस्ट होके सेटल हो जाती है। राइट। कुछ ऐसे भी तरीके हैं कि अगर आपने वो तरीके अपनाए तो आपके पीरियड्स कुछ टाइम बाद बंद हो जाते हैं। हाँ, इसी तरह के जो बता रही थी मैं, ये कॉपर टी है, इसमें एक स्पेशल कॉपर टी आती है जिसमें कॉपर की जगह हार्मोन रिलीज होता है, उसको LNG IUD या मरीना नाम से भी बोला जाता है। इसमें वो हार्मोन है जो यूट्रस की लाइनिंग पे थोड़ा 5 इयर्स के लिए स्मॉल अमाउंट में डेली रिलीज होता है, और ये यूट्रस की लाइनिंग को सप्रेस करके रखता है। पीरियड्स बंद नहीं होते हैं, बट यूट्रस की लाइनिंग इतनी सप्रेस होती है कि पीरियड आना कम हो जाते हैं, और 6 महीने या 1 साल के बाद आते ही नहीं है। बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लाइनिंग ही बन नहीं पाती है, तो पीरियड नहीं आएंगे। लेकिन पीछे से होने वाला प्रोसेस, आपका जो नॉर्मल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब हो रहा है। उसमें कोई ऑल्टरेशन नहीं है। ऑल्टरेशन यही है कि मैंने इस दीवार पे 4 बार अगर पुताई की है, उतारूंगी तो उतना ही उतरेगा, और मैंने 1 बार पुताई की है तो उतना ही उतरेगा, तो वो लाइनिंग बनने नहीं देता है जी। और अगर इसके बाद कोई गर्भ धारण करना चाहे, मान लीजिए किसी, आपने जैसे ही ये चीजें बंद कर दी या उस कॉपर टी को निकाल दिया, तो अगले साइकिल में आपका वो सारा साइकिल रिवर्स होता है, क्योंकि पीछे से आपके एग बनने पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, आपके किसी भी हार्मोन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। इस कमरे में जो हो रहा है इस कमरे में है, बाहर जो हो रहा है वो बाहर है। इट्स समथिंग लाइक दैट। वो कॉपर टी इस कमरे के अंदर पड़ी है, तो इस कमरे के अंदर का डेकोरम या डेकोरेशन जो भी चेंज हो रहा है वो इस कमरे का काम है, बाहर से कोई काम नहीं है। तो आपने जैसे ही वो बाहर निकाल दी, आपका जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का, वो वापस आप रिकूप कर लेंगी, उसमें कहीं कोई समस्या ड्यूरेशन में हो? एक साइकिल में ही। एक साइकिल में। अच्छा, इतनी बातें हमने की, सब फीमेल से जुड़ी हुई थी, महिलाओं के गर्भ निरोधन से जुड़ी हुई थी। पुरुषों के लिए क्या क्या तरीके मौजूद हैं कि वो गर्भ से बच सके? मतलब कि देखिए 2 ही हैं, एक तो मैंने आपको व्यवहारिक वाला वो प्राकृतिक बताया है कि कोइटस इंटरप्टस है, और दूसरा तो कॉन्डम्स ही हैं उनके लिए। बहुत सारे तरीके अभी भी रिसर्च में है, आ रहे हैं, बट अभी वो अप्लाई
नहीं हुए हैं क्योंकि उनकी सेफ्टी और उनका आउटकम इतने अच्छी तरीके से अभी क्लियर नहीं हो पाया है। उसमें बहुत सारी टेबलेट्स भी आ रही हैं, बहुत सारे इंजेक्शंस भी आ रहे हैं जो अप्लाई नहीं हो रहे, बट कॉन्डम सबसे अच्छा और सबसे सेफ है। फिर से बताऊंगी, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से दोनों जेंडर्स को बचाता है, तो इसका इस्तेमाल तो करना ही चाहिए। जहां पे आपको कोई भी डाउट हो, मल्टीपल पार्टनर है या पार्टनर को कोई डिजीज है फॉर एग्जांपल, और फीमेल को मतलब नहीं है और आप प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, तो जो भी फीमेल अपना गर्भ निरोध यूज कर रही है उसके साथ साथ ये यूज करना जरूरी है कॉन्डम। एक चीज मुझे लगता है यहाँ पे हमें बात करना उस पर बहुत जरूरी है, जो पुरुषों में नसबंदी होती है, हाँ जी, वो एक उसको लेकर बहुत मिथ्स हैं। पुरुष जाते ही नहीं है, ज्यादातर मामलों में देखा जाता है कि ये कहा जाता है कि तुम, महिला से कहा जाता है कि आप ही कोई विकल्प चुनिए, आप कराइए, तो क्योंकि उनको लगता है कि इससे उनकी जो है मर्दानगी या उनकी परफॉर्मेंस पे, जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस है उस पे इफेक्ट आएगा। तो ये कितना ठीक है और कितना नहीं, इट्स नॉट अबाउट दैट। ये एक ट्यूब को ब्लॉक करता है प्रोसीजर, जिस ट्यूब में से शुक्राणु या स्पर्म ट्रैवल करके इंजेक्ट होके मतलब योनि के अंदर आते हैं। ये उस ट्यूब को ब्लॉक करने का प्रोसीजर है। बाकी आपकी सेक्सुअलिटी, आपके इरेक्शन, मतलब जो प्रोसेस इन्वॉल्व है आपके इसके साथ, यौन के साथ, उसके साथ ये बिल्कुल कहीं कोई इंटरफेरेंस नहीं करता। उस बहुत ही, इसमें तो अब जो सर्जरीज आ रहे हैं उसमें तो कहते हैं कि सूचर लेने की भी जरूरत नहीं होती, नॉन स्कैल्पल वेसेक्टमी बोला जाता है उसमें, जिसमें कि आपको इतने छोटे कट से वो ट्यूब निकाल के, पतली सी ट्यूब निकाल के ब्लॉक कर दी जाती है, जिसमें कि अगर आप बाद में कोई स्टिच भी ना लें तो कोई जरूरत नहीं है। इतना सेफ है अब ये प्रोसीजर। एक बार पुरुष नसबंदी के बाद अगर वो पुरुष दोबारा पिता बनना चाहे तो कुछ इसके लिए ऑप्शन है या नहीं? ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एक बार मैंने फिर बताया स्थायी है, चाहे वो महिला में हो रहा है ट्यूबेक्टमी या मतलब ट्यूब ब्लॉकेज करना, या पुरुषों में ये ट्यूब या वेसेक्टमी, उनके ट्यूब को ब्लॉक करना, या फीमेल में, ये परमानेंट प्रोसीजर्स माने जाते हैं। क्योंकि इसको होने के बाद उस ट्यूब का वापस से फंक्शनल होना पॉसिबल नहीं है, बहुत रेयर ऑफ रेयर चांसेस में है। बट पुरुषों में तो क्योंकि एक बार ये ब्लॉक हो जाती है तो स्पर्म्स पीछे इकट्ठे होते रहते हैं, वो बाहर नहीं निकल आ पाते हैं, तो स्पर्म की प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी पर भी असर पड़ता है। सिर्फ ट्यूब का पेटेंट होना जरूरी नहीं है, आपका स्पर्म जब तक जाके कंसीव करवाने के लायक ना हो तो स्पर्म के होने से सिर्फ प्रेगनेंसी नहीं होगी। जी हाँ। तो ये परमानेंट प्रोसीजर्स में ही आते हैं, स्थायी प्रोसीजर हैं जिनकी रिवर्सिबिलिटी का नहीं पॉसिबिलिटी है। ये समझ के चलना पड़ेगा। इनफैक्ट हर किसी से जब स्थायी प्रोसीजर के लिए हम कंसेंट लेते हैं तो उनको बता के चलते हैं कि रिवर्सिबल नहीं है, तो आप एक बार सोच के इस प्रोसीजर के लिए हामी भरिएगा। ठीक है, फिर से महिलाओं की तरफ चलते हैं। आप बताइए कि किस उम्र से महिलाओं को, लड़कियों को कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करने शुरू कर देने चाहिए और किस उम्र तक उनको उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए? बिल्कुल सही सवाल है। आज जैसे हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी अब अपना सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो द मोमेंट वो फीमेल या गर्ल वो एक सेक्स के लिए जाना चाहती हैं, उनको ये समझाना पड़ेगा, चाहे हम एज मदर समझाएं, चाहे एज टीचर समझाएं, या एज फ्रेंड समझाएं, या एज एल्डर सिस्टर समझाएं, कि आपको सेक्स करने के साथ आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी के लिए प्रोटेक्शन स्टार्ट करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। क्योंकि अनवांटेड प्रेगनेंसी तो एक बार मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, आपका मासिक दम शुरू हो जाता है, आपका अंडा बनना शुरू हो रहा है, तो इसका रिस्क आप कैरी करते ही करती हैं। और जैसे मैंने बताया कि फिर एडोलेसेंट प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ा बर्डन है। इसमें न सिर्फ प्रेगनेंसी अबॉर्ट करना, लेकिन उस बच्चे की मानसिकता पे भी बहुत बड़ा घात आता है। तो इसके लिए हमें एक हेल्दी फीमेल चाहिए सोसाइटी में, जिसके लिए हमें पहले से उन गर्ल्स को समझाना है कि द मोमेंट आप इस प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं, आपको ये गर्भ निरोध के तरीके इस्तेमाल करने चाहिए। बहुत सेफ हार्मोनल पिल्स हैं, क्योंकि छोटे बच्चों में हम और कोई मेथड रिकमेंड नहीं करते हैं। हार्मोनल पिल्स हैं, बहुत सेफ हैं, बहुत इजीली अवेलेबल हैं, आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए उसके लिए, आपको किसी डॉक्टर का परामर्श नहीं चाहिए। एक बार मिलके आप अपना वो रेगुलर यूज कीजिए, तरीका समझिए, और जब तक आप खुद की सेफ्टी एश्योर नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने पार्टनर को बोल दिया मैम उसने तो यूज किया था, दिस इज नो प्रोटेक्शन, बिकॉज उसमें फेलियर रेट बहुत ज्यादा है। आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो कंट्रासेप्टिव पिल्स टिल यू आर प्रॉपरली मैरिड, या अगर आप 20 क्रॉस कर चुके हैं तो अब इस तरह की कॉपर्टीज आई हैं जो बहुत छोटे साइज की हैं, माइक्रो हैं, वो भी हम इवन विद अनमैरिड फीमेल्स हम प्लेस कर सकते हैं।
जी। बिकॉज देन इट गिव्स यू अ फ्रीडम कि आपको दवाई रोज नहीं खानी, आपको याद नहीं रखना, कोई साइकिल मिस तो नहीं हो गया, कहीं आप चले गए, सपोज आपने कोई सोशल ड्रिंकिंग कर ली, देन अगेन इट्स ए प्रॉब्लम कि आप टेबलेट खा रही हैं तो वो इफेक्टिव नहीं होगी। सो दिस ऑल कम्स इनटू प्ले। अब वैसे वाले कॉपर्टी भी आए हैं जो साइज में बहुत छोटे हैं, बहुत इजीली इंसर्ट किए जा सकते हैं। पहले ये डर था कि कॉपर्टी अगर हम अनमैरिड फीमेल में जो भी प्रेग्नेंट नहीं हुई उनमें डालें तो क्या उनको इन्फेक्शन होने का खतरा है, योनि के अंगों का इन्फेक्शन। बट अब ये प्रूव हो चुका है ऐसा कहीं पे कोई रीजन नहीं है, जब तक कि वो एक सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस ना करें। अगेन आई विल टेल, अगर आप ये प्रैक्टिस कर भी रहे हैं, आस्क योर पार्टनर टू यूज बैरियर, कॉन्डम यूज करना ही करना है। आप इस चीज को फ्रीडम लेके मत चलिए कि आप टेबलेट खा रहे हैं आप बच गई, नहीं, आपको एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन उस एंड से भी चाहिए बिकॉज हमें नहीं पता है वो ऑलरेडी कितने मल्टीपल पार्टनर्स के साथ एसोसिएटेड है। सो कॉन्डम इज अ मस्ट, especially when you have multiple partners. Besides whatever contraception you are taking, you have to take that to keep assuring the success कि आप इस exposure से बचे, हाँ, अनचाही प्रेगनेंसी से बची रहेंगे। आपने यहाँ पे दो बातें की, एक आपने कहा कि निरोध की जरूरत होती है, कॉन्डोम मस्ट है, हाँ जी, और एक शब्द आपने इस्तेमाल किया सेफ सेक्स। हाँ जी, हाँ जी। हम नॉर्मली कहते हैं कि हमें सेफ सेक्स का मतलब ये है कि प्रेगनेंसी ना हो, लेकिन सेफ सेक्स जो एक टर्म है वो अपने आप में एक बड़ा टर्म है, एक बहुत बड़ा टर्म है। इसके लिए आपको एक मॉरल वैल्यूज भी अपनी सोसाइटी में देनी पड़ेंगी। मतलब मल्टीपल पार्टनर खुद में कोई सेफ सेक्स है नहीं, तो दिस वर्ड स्पीक्स फॉर इटसेल्फ कि एक मॉरल वैल्यूज अपने गर्ल चाइल्ड को दीजिए कि ठीक है सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर करना ठीक है, बट उसके साथ साथ आपका हेल्थ उतना ही इम्पोर्टेंट है। मतलब आप मल्टीपल क्विजीन खाती हैं, आप ठीक है सोशल ड्रिंकिंग भी करती हैं, आप स्मोकिंग भी ट्राई करना चाहती हैं, बट हाउ फार डू यू वांट टू गो विद योर हेल्थ? राइट, दिस इज एन इंडिविजुअल चॉइस। इसमें मेडिकल इंफॉर्मेशन या आपके स्वास्थ्य के लिए, वो जैसे एसटीडीज के लिए आप हो जाते हैं, HIV है, वो तो है ही, बीमारियों से बचने के लिए है ही है। बट बिसाइड्स दैट मतलब बहुत सारी चीजें अगर कॉन्डम बचा भी रहा है, बट अगर आप मल्टीपल पार्टनर या इस तरह से प्रैक्टिसेस में हैं तो कुछ चीजों के लिए आप ऑलरेडी प्रीडिस्पोज रहते हैं। जैसे आप ठीक है आपने कंट्रासेप्शन यूज कर लिया, बट अगर आपकी लिवर की प्रॉब्लम हो रही है या आपको उसके साथ आपने अपना नहीं यूज कर पाया आपका पार्टनर, और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जैसे कि आजकल बहुत रैम्पेंट है, आप ग्रेजुअली उस इन्फेक्शन से लेटर ऑन आगे की डेट में कैंसर से भी ग्रसित हो सकती हैं। सो दिस ऑल कैरीज इन ए सिंपल वर्ड कि आप अपने मॉरल वैल्यूज भी रखिए, आप एंजॉय भी कीजिए। देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट यू वांट। और यही कंट्रासेप्शन रिप्रोडक्शन में नहीं, आपको जो आपका मीनोपॉज वाला जो टाइम है उसके आने से पहले तक यूज करना ही करना है, क्योंकि आफ्टर 40 आप प्रेगनेंसी, आपकी बॉडी प्रेगनेंसी बेयर नहीं कर सकती है। इनफैक्ट चीजें ऐसे बदल जाते हैं कि आपकी बॉडी अबॉर्शन भी बेयर नहीं कर सकती है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पीरियड तो आते नहीं, 6 महीने से नहीं आए तो मैं क्यों यूज करूं। इट्स नॉट अबाउट कि आपको क्यों यूज करना है, आपको अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए यूज करना है। कौन सा मेथड आपके एक्सपर्ट बताएंगे, जाइए उनसे मिलिए, बट यूज कीजिए वो मेथड। सेफ सेक्स मतलब है कि न सिर्फ आप अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच रहे हैं, बट आप साथ ही साथ सेक्स के दौरान या इससे जो संक्रमण होते हैं या जो डिजीजेस होती हैं उनसे भी बचें। तो संक्रमण और डिजीजेस से बचने के लिए आपको बहुत जरूरी है कि आप बाधा टाइप के जो गर्भ निरोध है या कॉन्डम या जिसको फीमेल्स में डायफ्राम भी बोलते हैं, इसका इस्तेमाल करें। इससे जो आप लिंग के संबंध में अगर आ रहे हैं बट डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, तो उससे होने वाले बैक्टीरियल, वायरल और ये जो इन्फेक्शंस हैं जो जाके फीमेल्स में बहुत ग्रॉस इन्फेक्शन करते हैं, क्योंकि फीमेल का यूट्रस एब्डोमेन के अंदर है। तो अगर फीमेल का वजाइना इन्फेक्शन कैच करता है एक मेल सेक्स ऑर्गन से, तो मेल सेक्स ऑर्गन तो सिर्फ बाहर है, लेकिन फीमेल के लिए वो इन्फेक्शन यूट्रस तक चला जाता है। यूट्रस से अंदर एब्डोमेन के हर ऑर्गन तक जा सकता है और बहुत सीवियरिटी के साथ वो ब्रेन को भी इफेक्ट कर सकता है स्टेज 3 में। आज की डेट में सिफिलिस नहीं है क्योंकि बहुत हद तक ये कंट्रोल में आ गया है दवाइयों से, लेकिन अभी भी पेशेंट हमारे पास बहुत ऐसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, खासकर हेपेटाइटिस और HIV के साथ आ रहे हैं। हर्पीज एक सिंपल वायरल इन्फेक्शन है जिसमें छोटे छोटे पेनफुल वेसिकल्स या ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, बट आप समझेंगे नहीं, जब यही इन्फेक्शन सेक्स संबंधित हो जाता है, वो टाइप 2 हर्पीज होता है,
वो कितना पेनफुल और कितना उत्पीड़न करता है उस फीमेल के लिए। तो इन सब से बचने का एक ही उपाय है कि आप अपना गर्भ निरोधन तो इस्तेमाल कीजिए, बट एंश्योर कीजिए कि आपका जो मेल पार्टनर है वो भी कॉन्डम का इस्तेमाल करे। आपने कहा कि अबॉर्शन आपके शरीर को बहुत इफेक्ट करता है, किस तरह से वो खतरनाक हो सकता है किसी महिला के लिए? मतलब क्या क्या, एक तो कहता है कमजोर हो गया शरीर। अब देखिए, कमजोर तो किसी भी प्रेगनेंसी से हो जाएगा, फिर चाहे वो 3 महीने पे आपने टर्मिनेट कराई है या 9 महीने पे टर्मिनेट कराई है। बॉडी में जो चेंजेस प्रेगनेंसी में आते हैं वो कहीं ना कहीं आपके हर सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम योर ब्रेन, हार्ट, लिवर, किडनीज, एवरीथिंग, योर लंग्स इवन। मतलब सांस नहीं आ रहा है, सांस फूल रहा है, सांस कम आ रहा है, पैल्पिटेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा धड़कन हो रही है, आपके हर सिस्टम को इफेक्ट करता है। डजंट मैटर वो 3 महीने की प्रेगनेंसी है या 9 महीने की प्रेगनेंसी है। बट एट द एंड ऑफ द डे जब प्रेगनेंसी टर्मिनेट होती है, आपके यूट्रस में ब्लीडिंग होती है, आपके यूट्रस में लाइनिंग क्लियर होती है जिसमें इन्फेक्शन होने के पूरे चांसेस रहते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब ये देखा गया है कि कम टाइम की प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कराने में यूट्रस की दीवार के अंदर एक एवी मैलफॉर्मेशन या एक तरह की जो नसों का है गुच्छा बन जाता है। That gucha acts like a cancer. It is not a cancer, but when it bleeds you to death. इतना ब्लीडिंग होता है क्योंकि वो पीछे से उसका ब्लड सप्लाई का सोर्स बना रहता है। वो पूरी तरह से प्रेगनेंसी तो क्लियर हो गई, लेकिन वो पूरी तरह से जो प्रेगनेंसी की ब्लड सप्लाई उस यूट्रस की दीवार में आई है वो ड्राई आउट नहीं हो पाती है। वो अभी भी फ्रेश की फ्रेश वहां पे पड़ी है, ना आप उसमें कोई सफाई करने की प्रोसेस को कर सकते हैं, बिकॉज इट्स ए काइंड ऑफ जो एक्टिव ब्लीडिंग है उसका सोर्स है वो। ओह, तो वो चीज़ बहुत डेंजरस होता है। हमने बहुत कॉमन हो रहा है ये आजकल, क्योंकि एबॉर्शंस लोग अगर ले भी रहे हैं तो कंप्लीट नहीं लेते हैं या इनकम्प्लीट लेते हैं या गॉड नोज कैसे ले रहे हैं। बहुत कॉमनली इस तरह के एवी मैलफॉर्मेशंस हम फेस कर रहे हैं। उनमें फिर लिटरली हमें जैसे हार्ट के पेशेंट के लिए एंजियोग्राफी होती है, फिर वहां से स्टंटिंग डलता है, लिटरली वैसे प्रोसीजर्स कराने पड़ते हैं कि पीछे से उन नसों को ब्लॉक किया जाए। नसों को ब्लॉक करके उस एरिया को हम ड्राई आउट या मतलब रिड्यूस होने दें, उसके बाद मेडिसिन पे लेना पड़ता है। आज ही हमने, आई शुड शेयर विद यू, आज ही हमने एक केस किया जिसका दिसंबर में हमने ये नसों को ब्लॉक कराया था, दिसंबर में ब्लॉक कराया था, और आज वो 6 वीक प्रेग्नेंट है। तो वो क्यों दोबारा प्रेग्नेंट हुई? शी हैज बीन थ्रू अ लॉट ऑफ मतलब ट्रॉमा, बिकॉज वो झांसी से आती हैं, वो 3 महीने से घूम रही थी, ऑन एंड ऑफ ब्लीडिंग थी, हीमोग्लोबिन 6 ग्राम हो गया था, उनको बोला था अब यूट्रस निकलवा लो, बट यूट्रस निकलवाना 29 साल की उम्र में खुद में एक रिस्क है, क्योंकि पीछे से भी ब्लीडिंग आपकी रह सकती है जहां से वो पूरे गुच्छे बने हुए हैं। तो ऑलरेडी जो 3 महीने का इतना परेशानी और इतना सफर किया है वो फीमेल विदाउट एनी कंट्रासेप्शन, फिर फीमेल प्रेग्नेंट होके आ गई 6 वीक्स। तो अब उनके लिए ये प्रेगनेंसी काफी डेंजरस हो सकती है। हो गया, अब कर लिया उसका प्रोसीजर, बट मैं आपसे यही शेयर करना चाहती हूँ, लोग भूल जाते हैं, उनको भूलना नहीं है, आके मिलना है आपको, किस तरह का कंट्रासेप्शन यूज करें, क्या नेक्स्ट प्रोसीजर करें, क्या करें कि हम दोबारा इस तरह की प्रॉब्लम में लैंड ही ना करें। राइट। सो लिबर्टी इज ओके, बट वन हैज टू एसर्टेन, जो वो ऑलरेडी सफर कर चुके हैं उससे बचने के लिए फॉलो अप विद एन एक्सपर्ट इज अ मस्ट। आपको अपनी सेहत का ख्याल खुद ही रखना होगा। We are pillars and we can hold you, but it's you who has to stand by. तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अमृता राजदान कौल, जिन्होंने आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश की। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हम आपसे जल्द ही फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, सेहतमंद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और NDTV इंडिया देखते रहें।